हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैंटेसी थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है एज ऑफ द गार्डन। ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10 और डायरेक्टर है माइकल स्कॉट। दोस्तों, ये कहानी है ब्रायन की। वो एक बहुत ही मनी माइंडेड इंसान है जिसके लिए पैसा और प्रॉफिट ही सब कुछ है। एक दिन वो एक पुरानी हवेली खरीद लेता है और उसके बाद से ही उसका जीवन बदलने लगता है। अब क्या है इस घर की मिस्ट्री और उसका कौन सा इफेक्ट ब्रायन के जीवन में पड़ा, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ब्रायन कॉर्नर वो सैन फ्रांसिस्को में रहता है और एक मल्टी-बिलियन डॉलर टेक बिजनेस कॉर्नर टेक का मालिक है। वो एक अच्छा इंसान है, मगर वो अपने काम को लेकर हमेशा इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड रहता है कि उसके लिए और कुछ मैटर ही नहीं करता। इनफैक्ट वो अपने एंगेजमेंट पार्टी में भी नहीं गया था और इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड जूली उसे छोड़कर चली गई। फेयर इनफ, उसने बहुत बार माफी मांगी मगर जूली वापस आना नहीं चाहती थी, तो ब्रायन भी अपने आप को और ज्यादा बिजी रखने लगा सिर्फ और सिर्फ जूली को भूलने के लिए। वो सैन फ्रांसिस्को से न्यू इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया और एक नई वेब होस्टिंग कंपनी शुरू कर ली। नई जगह, नया काम, सच में समय अच्छा बीत रहा था। वो श्योर नहीं था उसे यहाँ पर कितने दिन रुकना होगा, तो होटल में रहने से बेहतर है वो यहाँ पर एक घर लीज में ले ले। उसे चाहिए था एक मिनिमलिस्ट मूव इन रेडी अपार्टमेंट जो उसके अपस्केल अर्बन सेंसिबिलिटी को परफेक्टली सूट करेगा। मगर उसका रियल्टर उसे दिखाने ले जाता है एक ह्यूज रूरल कॉटेज जो इस शहर से काफी दूर है। देखने में तो काफी सुंदर है, मगर इस घर में सालों से कोई नहीं रहता। इस वजह से ये घर मूव इन रेडी तो बिल्कुल भी नहीं है और कई सारे हिस्सों में रिपेयरिंग की भी सख्त जरूरत है। इनिशियली इस घर को लेने का कोई भी प्लान ब्रायन का नहीं था, लेकिन जब वो इस घर को अंदर से देखता है उसे ये घर पसंद आने लगता है। एंड अबव ऑल, उसे ये घर बहुत ही सस्ते में मिल रहा था। अब ब्रायन है तो एक बिजनेसमैन, वो समझ चुका था ये घर सच में अंडर वैल्यूड है। थोड़ा बहुत पैचवर्क की जरूरत है, लेकिन उसके बाद वो इजीली इस घर में रह सकता है और जब वो लौट जाएगा तो इस प्रॉपर्टी से उसे अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा। तो वो नेक्स्ट डे ही इस घर के ओनर मिस्टर किलगोर से मिलने जाता है। पता नहीं क्यों वो रियल्टर और मिस्टर किलगोर दोनों ही इस घर को बेचने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक थे। शक ब्रायन को भी होता है, लेकिन वो लोग कहते हैं ये शहर से काफी दूर है, पुराना है, इसीलिए उन्हें ज्यादा क्लाइंट्स नहीं मिलता। ब्रायन उस घर को खरीद लेता है और उसी रात से वो उस घर में रहने भी लगता है। मगर इस घर में आने के बाद से ही उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था। कभी खिड़की अपने आप बंद हो रही थी, कभी उसे किसी की फुटस्टेप सुनाई दे रही थी, या फिर कभी रेडियो में सदियों पुरानी न्यूज टेलीकास्ट हो रही थी जो उसे लगा था कोई हिस्ट्री चैनल होगा। वो बहुत कुछ फील कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था वो सब रियलिटी है या फिर सिर्फ उसका भ्रम। फॉर एग्जाम्पल, जब वो इस घर में पहले दिन आया था रियल्टर के साथ, उसी दिन उसने आईने में किसी को देखा था। पहले उसे लगा था वो रियल्टर है उसके पीछे, लेकिन वो तो घर के अंदर ही नहीं आया था। तो एट लास्ट वो इस मैटर को ये कहकर डिसमिस करता है कि शायद उसने अपनी ही परछाई देखी थी। मगर रात में जब वो इस घर में बिल्कुल अकेला था, सच में उसने विंडो के पास किसी को देखा था, जो बिल्कुल भी झूठ नहीं हो सकता। इसके अलावा भी कभी लाइट अपने आप ऑन हो जा रही थी, कभी फ्लिकर कर रही थी, कभी उसे किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, तो कभी उसे अपने रूम में फ्रेश फ्लावर मिल रहा था। जाने अनजाने में इस घर में बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन ब्रायन सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहा था क्योंकि उसके पास इस सब का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। हर रात ऑफिस से लौटने के बाद वो खुद ही थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम कर लेता है और ऐसे ही एक रात उसे सिंक से एक लॉकेट मिलता है जिसपे ट्रू लव लिखा हुआ था। वो उस लॉकेट को ध्यान से देख ही रहा था, उसी वक्त उसे बाहर एक लेडी दिखाई देती है जो अंधेरे में शायद कुछ ढूंढ रही थी। ब्रायन को लगता है शायद उनकी गाड़ी खराब हो गई होगी, तो वो मदद करने जाता है, मगर वो लेडी उसे देखकर काफी नाराज हो जाती है और वो ब्रायन को उनके घर से जाने के लिए कहती है। नॉट ओनली दैट, ब्रायन के हाथ में जो लॉकेट था, पता चलता है वो लेडी इसे ही ढूंढ रही थी, लेकिन जब ब्रायन उन्हें वो लॉकेट देने जाता है, वो लेडी इस लॉकेट को छू तक नहीं पाती, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सच में भागकर इसी घर के अंदर घुस जाती है। हम भी उसे फॉलो करते हुए इसी घर के अंदर जाते हैं, लेकिन अब ये घर कम्प्लीटली डिफरेंट लग रहा है। वो लेडी सच कह रही थी, ये सच में उनका ही घर है और इसी घर में उनका पति थॉमस भी रहता है जो काफी रूड है। लेकिन जब ब्रायन अंदर आता है तो उसे उसका पुराना घर ही मिलता है। वहां पर वो लेडी तो नहीं थी, मगर उनकी आवाज ब्रायन को फिर से सुनाई दे रही थी। वो रात बीत जाती है, सुबह होते ही ब्रायन काम पर निकल जाता है, लेकिन घर लौटते ही वो लेडी फिर से उसे उसी जगह मिलती है। उस दिन जो हुआ था उससे वो दोनों ही हैरान हो गए थे और उन दोनों को ही लग रहा था सामने वाला कोई भूत तो नहीं।
वो लोग बात करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है वो लोग सेम जगह बैठे तो है, मगर उनके सामने का नजारा दोनों के लिए बिल्कुल अलग है। जब वो लेडी देख रही थी तो उनके सामने एक खूबसूरत फ्लावर गार्डन था जो ब्रायन के लिए सिर्फ एक जंगल है। पता चलता है ब्रायन के रूम में हर दिन फूल वो ही रखती है क्योंकि उनका कहना है वो रूम उनका बेडरूम है। और जो ब्रायन के लिए एक पुराना रस्टी लॉकेट था वो उस लेडी के लिए उनकी फेवरेट पेंडेंट थी। वो शाइन कर रही थी और वो हमेशा उसे पहनती है, बस 2 दिन पहले ही तो गुम हुआ है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही चीज दोनों के लिए अलग अलग कैसे दिखाई दे सकती है। ब्रायन सोचने लगता है और तभी उसके दिमाग में बिल्कुल अचानक से एक बहुत ही अजीब थॉट आता है। वो कहता है एक ही चीज का अलग रूप होना सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है और वो फैक्टर है समय। समय के साथ साथ नई चीज पुरानी हो जाती है, गार्डन जंगल बन जाता है। बहुत ही वियर्ड थॉट है ये, मगर सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। हेजिटेशन के साथ वो उस लेडी से एक सवाल पूछता है, कौन सा साल है ये? और उसका जवाब उसके लिए सारे कंफ्यूजन को क्लियर आउट करने के लिए इनफ था। उस लेडी के लिए ये साल था 1960, जहां ब्रायन के लिए ये है 2010। मतलब उन लोगों के बीच 50 इयर्स का डिफरेंस है। जाहिर है इसीलिए उनका नजरिया भी डिफरेंट है। इट्स अ मिरेकल, मगर शायद किसी कारण की वजह से आज वो दोनों इतने दूर होते हुए भी बिल्कुल आमने सामने हैं। भले ही वो दोनों कुछ ही मिनट्स के लिए मिल रहे थे, भले ही कभी कभी ये मुलाकात सिर्फ एक तरफा हो रही थी, मगर फिर भी ऐसी छोटी छोटी मुलाकातों से उनके बीच एक फ्रेंडशिप फॉर्म हो रही थी और उन लोगों ने एक दूसरे से बात करने का और एक तरीका ढूंढ निकाला था। वो लेडी जिसका नाम था नोरा, वो हर दिन एक चिट्ठी लिखकर फायरप्लेस में छोड़ देती थी जो ऑफिस से लौटने के बाद ब्रायन को मिल जाती थी। ये जैसे ब्रायन का एक नया हैबिट बन चुका था। इनफैक्ट वो इसीलिए ऑफिस से जल्दी घर वापस आने लगा था। इन चिट्ठियों से उसे नोरा के जीवन के बारे में पता चलता है उसने थॉमस नाम के एक लॉयर से लव मैरिज की थी, मगर शादी के बाद उसके जीवन से प्यार जैसे गायब ही हो चुका था। थॉमस एक बहुत ही ओवर पॉसेसिव आदमी था। बात बात पे चिल्लाना, विदाउट एनी रीजन नोरा पे शक करना, ये उसकी आदत थी। वो नोरा को हमेशा घर में कैद रखना चाहता था। वो किसी से बात करे या फिर कोई उसे देखे ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। नोरा ऐसी जिंदगी से तंग आ चुकी थी और ऐसे में ब्रायन ही सिर्फ उसका एक लौता दोस्त था। ब्रायन को भी नोरा में एक बहुत अच्छी दोस्त मिली थी। उससे बात करके वो जैसे खुद को फिर से महसूस कर पाता था। पिछले कुछ दिनों से वो काम के प्रेशर में इतना ज्यादा उलझा रहता है, उसे कभी इमोशनल रिलीज ही नहीं मिली। हर वक्त कंपटीशन, हर वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर करना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन नोरा से मिलने के बाद वो धीरे धीरे बदलने लगा था। वो अपने लिए फूल खरीदता है, ऑफिस में कैजुअल पहनकर जाता है और उसे पार्टी से ज्यादा इस घर की सॉलिट्यूड पसंद आने लगी थी। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से ब्रायन को एक बैड न्यूज मिलती है। नोरा चिट्ठी में लिखती है वो बीमार है। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं ये कौन सी बीमारी है। उसे बुखार है, जॉइंट पेन, हेडेक और उसके हाथ पे अजीब सी रेड रैशेस भी है। डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं मगर कोई भी मेडिकेशन काम नहीं कर रहा। वो दिन बे दिन कमजोर होती जा रही है और अभी उसका मैक्सिमम टाइम बेड रिडन ही रहना पड़ता है। ब्रायन को ये चिट्ठी मिलने के साथ साथ वो अपने दोस्त स्टैन से इस बारे में बात करता है। वो एक डॉक्टर है और पता चलता है ये बीमारी आज के जमाने में एक बहुत ही कॉमन डिजीज है। स्टैन कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है जिनका नाम एक कागज पे लिख के ब्रायन फायरप्लेस में छोड़ देता है नोरा के लिए। फॉर्चुनेटली ये मेडिसिन उस समय भी अवेलेबल था। नोरा ये लिस्ट लेकर डॉक्टर से मिलने जाती है। पहले तो वो डॉक्टर थोड़ा सा हेजिटेंट थे क्योंकि ये ड्रग्स उस समय के लिए बिल्कुल नया था, तो कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है। लेकिन नोरा इंसिस्ट करती है। समय लगता है मगर धीरे धीरे वो रिकवर करने लगती है। इस बीमारी के वजह से नोरा बहुत दिनों तक कोई चिट्ठी नहीं लिख पा रही थी। ब्रायन को पता नहीं चल रहा था वो मेडिसिन काम कर रही है या नहीं, तो वो बहुत परेशान होने लगा था। फाइनली एक दिन लंबे समय के बाद फिर से नोरा दिखाई देती है। शी इज एब्सोल्युटली फाइन। बहुत दिनों के बाद अपने दोस्त से मिलकर ब्रायन भी खुश था। वो दोनों बात करने लगते हैं और बातों बातों में ब्रायन को पता चलता है इस लॉकेट के खासियत के बारे में। ये जो लॉकेट है एक्चुअली ये नोरा की दादी की है और ये एक मैजिकल लॉकेट है। उसकी दादी कहती थी ये ट्रू लव ढूंढने में मदद करती है, इट्स अ लकी चार्म। लेकिन शायद सिर्फ उसके जीवन में ही इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। उसके बातों से ब्रायन फील कर पा रहा था नोरा कितनी दुखी है, मगर वो कर भी क्या सकता है। लेकिन अपने दोस्त को दुखी देखकर वो ऐसे ही तो चुप नहीं बैठ सकता था, तो वो एक चांस लेता है। वो पुराने फोन डायरेक्टरी से थॉमस हरग्रेव का नंबर ढूंढ निकालता है और उनसे मिलने जाता है। थॉमस अभी तक जिंदा तो है मगर वो काफी ओल्ड हो चुके हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड अभी तक वैसा ही है, एरोगेंट।
ब्रायन उनसे नोरा के बारे में बात करना चाहता था, मगर थॉमस कहते हैं उसके बारे में क्या बात करना, वो तो बहुत पहले एक एक्सीडेंट में गुजर चुकी है। थॉमस के अंदाज से ब्रायन को शक होता है और वो पुराने आर्टिकल्स में सर्च करने लगता है और तब उसे पता चलता है नोरा की मौत घर में आग लगने की वजह से हुई थी। लेकिन सरप्राइजिंगली आग सिर्फ उसके बेडरूम में ही लगी थी। उसके कोवर्कर से उसे ये भी पता चलता है ये रूमर है थॉमस ने ही वो आग लगाई थी। ब्रायन को और भी बहुत कुछ जानना था, मगर इसी बीच वहां पर जूली आ जाती है। जूली मतलब उसकी गर्लफ्रेंड, और वो ब्रायन के साथ उसके घर जाने की जिद करती है। ऑनेस्टली ब्रायन उसे ले जाना नहीं चाहता था क्योंकि फर्स्टली वो नोरा को लेकर काफी टेंस्ड है और उसे ये भी डर है अगर जूली के घर में रहते समय वहां पर नोरा आ गई तो। होता भी कुछ ऐसा ही है। वो घर लौटता है और उसके घर को देखकर जूली बिल्कुल हैरान हो जाती है। ये घर, इसका डेकोरेशन, ये सब कुछ बिल्कुल भी ब्रायन से मैच नहीं कर रहा था। ब्रायन बदल चुका है, लेकिन क्या इस बदलाव के पीछे कोई लड़की है? ब्रायन उसे अवॉइड करके वॉशरूम में चला जाता है और जूली घर के अंदर इधर उधर घूमने लगती है, चीजों को देखने लगती है। अगर ब्रायन के जीवन में कोई और लड़की है तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। उधर ब्रायन जब वॉशरूम में था तब उसे बाहर नोरा दिखाई देती है। वो भागकर उसके पास जाता है और उसे जल्द से जल्द इस घर को छोड़ने के लिए कहता है। वो डायरेक्टली तो कुछ नहीं कह पाता क्योंकि उसके पास कोई भी सबूत नहीं है, मगर उसका मन कह रहा था थॉमस नोरा को मारने की कोशिश जरूर करेगा। नोरा ब्रायन को ट्रस्ट करने लगी थी, तो ब्रायन को इतना सीरियस देखकर वो भी डर जाती है और उसी रात घर को छोड़ने की डिसाइड करती है। मगर जाने से पहले वो दोनों एक दूसरे से अपनी ट्रू फीलिंग्स शेयर करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उन्हें पता है इट्स इम्पॉसिबल, मगर अगर ये पॉसिबल होता, अगर उनके बीच इतने सालों की दूरी नहीं रहती, तो वो दोनों जरूर एक साथ एक खूबसूरत जीवन बिता पाते। एनीवेज, नोरा उसके बातों को काफी सीरियसली लेती है और उसी वक्त घर को छोड़ने के लिए राजी हो जाती है। मगर उसका हस्बैंड थॉमस, वो कैसे अपने बीवी को, जिसे वो अपना प्रॉपर्टी समझता है, उसे ऐसे ही जाने दे सकता था? इससे पहले ही उसे डॉक्टर से पता चल चुका था वो मेडिसिन डॉक्टर खुद प्रेस्क्राइब नहीं किए थे, वो नोरा के ही किसी फ्रेंड ने उसे सजेस्ट किया था। और तब से उसका शक है शायद नोरा का कोई बॉयफ्रेंड है। और अब जब नोरा घर छोड़ने की बात करती है तो ऑब्वियसली वो उसे जाने नहीं देता। वो बेडरूम का दरवाजा लॉक कर देता है और उसी समय नीचे फायरप्लेस में कुछ ब्लास्ट होता है और इसी फायरप्लेस के डायरेक्टली ऊपर था बेडरूम। पूरा घर धुएं से भर जाता है। नोरा बहुत रिक्वेस्ट करती है थॉमस से दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन वो उससे कमरे में बंद करके खुद भागने की तैयारी में था। लेकिन नोरा के चिल्लाने की आवाज ब्रायन को सुनाई देती है। वो भागकर घर के अंदर आता है सिर्फ उसे बचाने के लिए और वो खुद को नोरा के घर के अंदर पाता है। ब्रायन समझ चुका था इसी दिन के लिए ही वो दोनों मिले थे, इसी के लिए ही उसे वो लॉकेट मिला था। यही तो पावर है इस लॉकेट का, ट्रू लव का, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे थे और एक सच्चा प्यार इतिहास को भी बदल सकता है। इसी प्यार की वजह से ब्रायन खुद को 50 साल पहले ट्रांसपोर्ट कर पाया था और जो भी हो आज वो नोरा को सेव करके रहेगा। वो ऊपर जाने लगता है मगर थॉमस उसे रोक लेता है। वो थॉमस को मारकर उसे बेहोश करके उसके पॉकेट से चाबी लेकर ऊपर भागता है, नोरा को बाहर निकालता है, लेकिन उसे लेकर सेफली घर से निकल पाए इससे पहले ही कुछ होता है, कुछ चेंज होता है जिसकी वजह से वो फिर से 1960 से 2010 में वापस आ जाता है। वो लिविंग रूम में जाता है तो उसे पता चलता है जूली को वो लॉकेट मिला था और वो देखते वक्त गलती से उस लॉकेट को फायरप्लेस में गिरा दिया। वो लॉकेट ही उनके बीच पोर्टल था, तो उसमें आग लग जाने की वजह से उनके बीच का कनेक्शन टूट गया था। ब्रायन फिर से परेशान हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था नोरा सेफ है या नहीं, और उसे देखकर जूली समझ जाती है उसके लाइफ में कोई है, कोई और लड़की जिसका ये लॉकेट है। उसके लिए ब्रायन का कंसर्न वो देख पा रही थी, मगर उसे कोई भी आइडिया नहीं है ये लड़की ब्रायन का ट्रू लव उसकी दादी की उम्र की है। एनीवेज, ब्रायन और जूली उन दोनों के लिए ही ये बिल्कुल क्लियर हो चुका था, दे आर नॉट फॉर ईच अदर। उनका रिलेशनशिप कभी वैसा था ही नहीं, वो तो सिर्फ लोग कहते थे और उनकी पेरेंट्स फोर्स कर रहे थे, इसीलिए उन लोगों ने शादी के लिए राजी हुए थे। सो फाइनली वो लोग ब्रेकअप कर लेते हैं विदाउट एनी हर्ट फीलिंग्स। जूली अपने रास्ते निकल जाती है और ब्रायन फिर से नोरा को लेकर सोचने लगता है। तभी उसे ख्याल आता है अगर नोरा जिंदा है तो हिस्ट्री में कुछ तो बदलाव आया होगा। वो फिर से एक बार फोन डायरेक्टरी सर्च करता है और इस बार उसे थॉमस हरग्रेव की जगह नोरा हरग्रेव दिखाई देता है और उसका एड्रेस भी बदल चुका था। ब्रायन बहुत खुश हो जाता है और वो नेक्स्ट डे ही नोरा से मिलने जाता है। नोरा जो अभी काफी ओल्ड हो चुकी है, वो पहली नजर में ही ब्रायन को पहचान लेती है। उसे पता था ब्रायन उससे मिलने जरूर आएगा, इसीलिए उसने सरनेम भी चेंज नहीं की थी। पता चलता है उस एक्सीडेंट में थॉमस गुजर चुका था। नोरा और एक व्यक्ति से शादी कर ली थी जो उससे बहुत प्यार करता है।
ये एक परफेक्ट रिलेशनशिप था जिसकी वो हकदार है। उसका पति अभी भी जिंदा है, उन्हें भी ब्रायन के बारे में पता है। इनफैक्ट उनके परिवार में सभी को इसके बारे में पता है। ब्रायन उन्हें वो लॉकेट वापस करना चाहता था मगर नोरा वो एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि वो उसे उनकी पोती को देने के लिए कहती है। उनकी पोती सैरा जो उनकी ही रिफ्लेक्शन है। नोरा ब्रायन से प्यार करती थी मगर उन्होंने अपनी जिंदगी उसके बिना ही जी ली। मगर इसका मतलब ये नहीं उन्हें प्यार नहीं मिला, उन्हें उनके हिस्से का प्यार मिल चुका है। वो खुश है और अभी वो चाहती है ब्रायन भी खुश रहे और वो ये भी जानती है सैरा उसके लिए परफेक्ट है। सैरा में ही उसे उसका ट्रू लव मिल सकता है। ब्रायन भी इस बात को मान लेता है, अपनी जिंदगी को फिर से एक मौका देता है और इसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। गाइस, ये एक फैंटेसी फिल्म है एंड ट्रूली दिस फिल्म इज फैंटास्टिक। दिस इज अबाउट टाइमलेस लव, दिस इज अबाउट रिलेशनशिप एंड दिस इज अबाउट ट्रस्ट। गाइस, मैं इस फिल्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर पसंद आए तो ज़रूर एक बार चेक कर लेना। मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा।